11th और 12th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले हमें बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि फ़िज़िक्स के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये बेसिक मैथ्स अप्लाई ज़रूर होनी है, जो कि फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती रहेगी। यह बेसिक मैथ्स हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स में एज ए यूनिट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर एनसीईआरटी का सिलेबस देखें तो बेसिक मैथ्स जैसा कोई चैप्टर है नहीं है हमारे इंडेक्स में या फिर हमारे सिलेबस में। इसलिए हम अपनी तरफ से इसे जोड़ते हैं और इस चैप्टर का नाम हम मैथमेटिकल टूल्स रखते हैं। मैथमेटिकल टूल्स में हम कैलकुलस पढ़ेंगे, दूसरा हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, चौथा हम वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर मैथ्स, और पांचवा अलजेब्रा। ये जो मैथ्स की जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसके बारे में हम जो बेसिक नॉलेज है मैथ्स का, जो कि फिज़िक्स में यूज होने वाला है आगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलस को ही ले लेते हैं। कैलकुलस, इसे हम कलन शास्त्र कहते हैं हिंदी में। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, और दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। कैलकुलेशन का जो अगर हम जनरल मीन देखें यानी कि सामान्य अर्थ देखें, तो हम कैलकुलस में देखते हैं कि चीज़ें कैसे बदल रही है। यानी कोई एक्स है और कोई वाई है, ये दोनों कोई एक क्वांटिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में या दूसरे के सापेक्ष किस तरह से चेंज हो रही है, इसके बारे में अध्ययन हम कैलकुलस में करते हैं। तो कैलकुलस में हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस होता क्या है? मान लीजिए कोई क्वांटिटी है y, ठीक है, उसमें कितना चेंज हो रहा है, यानी कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, और ये इंक्रीज और डिक्रीज हम दूसरी क्वांटिटी मान लेते हैं y, इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। अब ये x और y, इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होगी। मान लेते हैं कि y जो क्वांटिटी है x पर डिपेंडेंट है, और यह x इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से बदल रहा है। तो हम देखते हैं, हम ये देखेंगे कि y x के रेस्पेक्ट में या फिर y x के सापेक्ष किस तरह से बदल रहा है। अब यह जो चेंज है वो 2 प्रकार का हो सकता है। पहला तो है एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ
चेंज, यानी कि औसत दर और तात्क्षणिक दर से जो चेंज हो रहा है उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलेंगे। ये चेंज दो प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अपन एवरेज रेट ऑफ चेंज देख लेते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है, ये क्या है एक्चुअल में। अब मान लेते हैं कोई एक ग्राफ मान लेते हैं, इसे ग्राफ से समझते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लेता हूँ मैं ये कोई कर्व लिया मैंने, ए बी कर्व लिया, ठीक है। और y जो है फंक्शन मान लेता हूँ जो कि x पर डिपेंड कर रहा है। अब इस कर्व पे मैंने कोई पॉइंट लिया P और Q। P पॉइंट्स के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स अगर डिसाइड करूँ तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ x1 y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्वांटिटीज यानी कि x और y दो क्वांटिटीज हो गई, दोनों बदल रही है। इस ग्राफ को देखें तो, कर्व को देखें तो y भी बदल रहा है और x भी बदल रहा है। और y फंक्शन लिया जो कि x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो y का जो एवरेज चेंज होगा x के सापेक्ष वो क्या होगा, अभी देखते हैं क्या हो रहा है ये। यानी कि y में कितना चेंज हो रहा है पहले तो ये देखते हैं, चेंज इन y, और हम रेट निकाल रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो चेंज इन x, तो ये क्या हो गया, चेंज इन y, यानी कि y में कितना चेंज हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, y2 माइनस y1 ये, और x में कितना चेंज हो रहा है, x2 माइनस x1। इसे हम डेल y और डेल x इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट है ये इस कर्व का स्लोप यानी कि ढाल आ रहा है। अब कैसे आ रहा है अभी देखते हैं, ज्योमेट्री से इसे सोल्व करते हैं। देखो मैंने P और Q को मान लेता हूँ मैं इस तरह से मिलाता हूँ, ठीक है। तो जो ये आड़ी रेखा है इसका कंपोनेंट हो गया डेल x के पैरेलल, और जो ये खड़ी रेखा है इसका कंपोनेंट हो गया डेल्टा y, ठीक है। अब देखो ढाल, अपन ने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में ढाल देखी होगी, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार। इसमें लंब क्या है, डेल y, और आधार क्या है, डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा x, जो कि अपन ने पहले ही निकाल लिया कि डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1, और डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1। तो ये क्या हो गई, स्लोप हो गई AB की स्लोप हो गई। तो ये रिजल्ट जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है फाइनल, इस ग्राफ को देखें तो ये रिजल्ट आ रहा है इस कर्व का स्लोप। जो स्लोप आ रहा है वही क्या होगी, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब इसके बाद हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, यानी कि तात्क्षणिक चेंज क्या होता है। इसी ग्राफ को ले लेते हैं, एक बार छोटा बना लेता हूँ। y x, यही ग्राफ ले लिया मैंने वापस, ठीक है। अब जैसे ये डेल्टा x था, मान लेते हैं ये बहुत, इस जो डेल्टा x की वैल्यू है
वो बहुत ही कम आए, यानी कि लगभग 0 के बराबर। तो जो चेंज आएगा ना एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का, उसे हम इंस्टेंटेनियस चेंज बोलेंगे, यानी कि ताक्षणिक बदलाव। और इसको मैं मैथमेटिकल रूप में कैसे लिख सकता हूँ, डेल वाई ओवर डेल एक्स, और मैंने लिमिट क्या लगा दी, जो डेल्टा एक्स है किसके बराबर है, लगभग 0 के बराबर, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो ये किसके बराबर होगा, dy बाई dx। और ये रिजल्ट क्या था, स्लोप था tan थीटा। तो dy बाई dx हो गया tan थीटा। यानी कि इसका किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं इसका ढाल निकालता हूँ इस कर्व का, मान लेते इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर मैं इसका ढाल निकाल रहा हूँ, तो tan थीटा क्या हो गया, dy बाई dx। क्या है ये, स्लोप है, और कहाँ पर है, P पॉइंट पर। दूसरे शब्दों में मैं बोलूँ तो x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर x के सापेक्ष y में चेंज क्या है, ताक्षणिक चेंज। यानी कि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर x के सापेक्ष y में जो चेंज आ रहा है वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। और हम इसी चेंज का इस पूरे डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन में हम इसका आगे स्टडी करेंगे इसी की। अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन y के रूप में दिया होगा, y क्या है, यहाँ पे फंक्शन है। इस y को fx से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हमें डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन निकालना होगा, जिसे हम dy बाई dx से शो कर सकते हैं, या फिर f डैश x से भी शो कर सकते हैं, या फिर y डैश से भी शो कर सकते हैं, किसी से भी शो कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है इसमें से। तो फॉर्मूला में सबसे पहले है, अगर हमें y इक्वल्स टू केवल कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में या एडिशन में कहीं भी कोई भी वेरिएबल पार्ट ना है, किसी का कांस्टेंट वैल्यू हो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, यानी कि d ओवर dx, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इसमें लिखकर इसका रिजल्ट होगा 0। यानी कि y फंक्शन कोई y है, अगर ये कांस्टेंट दे रखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर y इस तरह से दिया जाए, y बराबर x की पावर n, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया x की पावर 4 दे दिया, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये क्या होगा, 4, n क्या है यहाँ पे 4, तो 4 आगे आया, फिर x 4 माइनस 1, यानी कि 4x क्यूब, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरह से अगर y इक्वल्स टू कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं, 6 टाइप के हैं अपने, साइन x, कोस x, टेन x, कोट x, सेक x और कोसेक x। साइन x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आ जाएगा, कोस x। कोस x का होगा माइनस का साइन x, टेन x का होगा सेक स्क्वायर x, कोट x का होगा माइनस में कोसेक स्क्वायर x, सेक x का होगा
सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स का होगा माइनस में कोसेक एक्स कोट एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन फॉर्मूला हो गए। इसके बाद कुछ 2-3 चीज़ें और है जिसका फॉर्मूला इस तरह से है। मान लीजिए कोई log ई एक्स दे दिया y इक्वल्स टू, या फिर इसे हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं ln x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x। इसी तरह से अगर y इक्वल टू ई एक्स दे दिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ई एक्स ही होता है, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होगा। अगर y इक्वल टू ए एक्स दे दिया, फंक्शन क्या दे दिया ए एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ए एक्स log ए। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला थे डिफरेंशिएशन के। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू 2x क्यूब हो गया, दे दिया हमने। गिवन फंक्शन क्या है 2x क्यूब और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो दो तो ऐसे ही रखेंगे, कांस्टेंट है, d ओवर डी एक्स, एक्स क्यूब का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब ये एक्स क्यूब किस फॉर्म में, एक्स की पावर n और इसका डिफरेंशिएशन था x n माइनस 1, तो इसका क्या हो जाएगा 3x 3 माइनस 1। तो y डैश यानी कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई में 3x 2 यानी कि 6x स्क्वायर। ये हो गया डिफरेंशिएशन। ये आपके 12th में मैथ्स में डिफरेंशिएशन का काफ़ी चैप्टर है, तो आप जो अगर डीप में पढ़ना है तो आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा। आपके 12th में आएगा पूरा डिफरेंशिएशन, उसकी इक्वेशंस आएगी, लिमिट में भी डिफरेंशिएशन करेंगे, काफ़ी कुछ है, लेकिन हम यहाँ पे केवल बेसिक पढ़ रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया y इक्वल्स टू 3 अंडर रूट एक्स। अब इसका कैसे होगा, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में किसका डिफरेंशिएट करना है, डी और डे एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। अब रूट एक्स कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। अब 1/2 क्या हो गया n, इससे कंपेयर करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स की पावर n क्या होता है 1/2, आगे आ गया x 1/2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 1/2x माइनस 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या था 3, क्या हो गया 3/2 x की पावर 1/2। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, ये माइनस है, ये नीचे चल जाएगा, अभी तो ये अंश में है, अगर इसको मैं हर बना दूं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। जैसे 3/2x 1/x 1/2 या फिर 3/2 1/√x। ये क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इसी तरह से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 1/5√x, फंक्शन क्या दे दिया 1/5√x, तो कांस्टेंट तो बाहर, फिर d ओवर डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन करूँगा 1/√x का। √x क्या हो गया, ये इसी का देखते हैं पहले। √x हो गया 1/x 1/2, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि हमें ये फॉर्म चाहिए x की पावर n की। इसका तो कोई फॉर्मूला लिखा है नहीं 1/x में क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इस फॉर्म में लाएंगे, तो ये क्या होगा x की पावर 1 माइनस में 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, क्या हो गया -1/2 x की पावर -1/2 माइनस 1, इसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। तो ये इसका रिजल्ट क्या आ गया -1/2 1/x की पावर 3/2। इसको सोल्व करके मैं डायरेक्ट नीचे ले गया और
मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था, 1/5, तो ये क्या वैल्यू आ गई इसकी, -1/10 मल्टीप्लाई में x की पावर 3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं x√x, ये भी वैल्यू आ सकती है, केवल इसकी कह रहा हूँ, और -1/10 चल रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे मैं इसका करता हूँ, sin y = sin x/cos x, फंक्शन दे दिया अपन को sin x/cos x, और ये आपने पढ़ रखा है sin/cos क्या होता है, tan x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, tan x का क्या होता है, sec² x, फॉर्मूला में हमने लिख रखा है डायरेक्ट, tan x का क्या हो गया, sec² x। इसी तरह से अगर कोई फंक्शन दे दिया आपको y = 1/sin x, तो 1/sin x आपने पढ़ रखा है पहले की क्लासों में कि 1/sin x क्या होता है, cosec x, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, cosec x का फॉर्मूला क्या था, -cosec x cot x। ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो थे सिंपल क्वेश्चंस। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, ये भी सिंपल ही है वैसे, अगर आपको लॉग की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अगर वो पता है तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपने लॉग में पढ़ा है तो log m⁴n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो n है ये log के पहले आ जाता है, n log m। तो इसमें भी देखो ये 5 की पावर में क्या है, sin x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x log 5, ये बेस 5 है और log 5। अब हम ये भी जानते हैं कि जब बेस और वैल्यू इक्वल हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये तो हो गया 1, और बचा क्या, रिमेनिंग बच गया sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये y बराबर क्या आ गया, sin x आ गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, y = 5x4 - 9x + 8 sin x, ठीक है। अब बीच में प्लस माइनस है तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी प्लस माइनस में ही हो जाएगा। जैसे पहले इसका हो गया 5d/dx x4, फिर माइनस, फिर 9, इसका x का करेंगे d/dx x, फिर प्लस 8, फिर sin x का करेंगे d/dx sin x। अब इसको सोल्व करते हैं, x की पावर 4, इसका क्या डिफ्रेंशिएशन हो गया, 4x³ और मल्टीप्लाई में 5 माइनस में 9, और x का क्या हो गया, x की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, x की पावर 0, क्योंकि इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा है, n क्या है यहाँ पे 1, और 1 - 1 0, तो केवल 9 बच गया, प्लस 8 साइन का हो गया cos x। ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया sin x की होल पावर 100। अब इसका कैसे करेंगे, देखो जब इस टाइप से आ जाए जो आपको फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा कि अब इसका तो क्या करें, लेकिन हाँ हमने पावर में एक ही फॉर्मूला पढ़ा है डिफ्रेंशिएशन का, जो कि है x की पावर n। अब ये x तो है नहीं, ये तो sin x है, तो हम इसको एक बार sin x को x मान लेते हैं, ठीक है। तो x
साइन एक्स को मान लिया एक्स और एक्स की पावर क्या है 100। अब तो ये मैच हो गया, कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो x की पावर 100, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 100 x की पावर 99। अब इसका हम x की वैल्यू वापस रख देंगे, लेकिन हम जिसको भी डिफ्रेंशिएशन करते टाइम x मानते हैं, जिसको भी मानते हैं उसका हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जैसे साइन एक्स को अपन ने x माना तो इसका वापस से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसको हम चेन रूल कहते हैं। ये आपके डिफ्रेंशिएशन का चेन रूल हो गया, पहला रूल कह सकते हैं हम इसे। कि चेन रूल क्या होता है, अगर कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसका हमें फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हम उस टर्म को फॉर्मूले में बना सकते हैं कोई वैल्यू पुट करके। तो साइन एक्स को अपन ने क्या मान लिया एक्स इससे कंपेयर हो रहा है, तो एक्स एन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन। अब जिसको अपन ने एक्स माना है उसका वापस से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो वैल्यू क्या आ गई 100, एक्स की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने साइन एक्स और 99, और साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से चेन रूल अप्लाई होता है डिफ्रेंशिएशन में। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं चेन रूल का, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 माइनस 1/2। अब देखो ये अगर मैं इसको पूरे को x मानूँ तो ये क्या x की पावर n के फॉर्म में आ गया। अगर मैं पूरे को x मानता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया x की पावर -1/2 -1, और ये -1/2 आगे, और x मैंने क्या माना -1/2 x माना x प्लस 5, तो ये कितना हो गया -3/2। अब जिसको x माना है उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे x प्लस 5। इसको x माना है, इस पूरे को x नहीं माना, केवल इसको x माना था। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया x का हो गया 1 और 5 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका हो गया 0। ये तो आगे इसकी वैल्यू, और साथ में कौन सा चल रहा है -1/2 x प्लस 5 -3/2। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपका डिफ्रेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई होता है। अब इसके आगे, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, दूसरा रूल अपन पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल लेता हूँ मैं, x² प्लस 3x और 2x प्लस 7। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब कोई दो कोई टर्म्स है वो मल्टीप्लाई में यानी कि प्रोडक्ट में आ जाए। जैसे एक ये टर्म होगी और एक दूसरी टर्म होगी, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है और दोनों मल्टीप्लाई में आई हुई है। तो इसका हम एक फॉर्मूला लेके चलते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जब कोई दो प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई में आ जाए प्रोडक्ट में आ जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है हम एक क्वांटिटी को ऐसे ही रखते हैं, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, फिर प्लस का सिंबल लगाते हैं, फिर दूसरी क्वांटिटी ऐसे ही लिखते हैं और पहले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम पहले वाले को ऐसे ही रखते हैं, यानी कि इस x² प्लस 3x को ऐसे ही रख दिया और v का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो v का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 2, तो ऐसे ही x का क्या हो गया 1 और इसका क्या हो गया 0। अब ये प्लस साइन है, प्लस v दूसरे को ऐसे ही रखना है 2x प्लस 7, और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है इसका। x² का क्या हो गया 2x प्लस 3x का क्या हो गया 3। तो ये आपकी आंसर आ, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x³ प्लस 3x मल्टीप्लाई में 2 प्लस में क्या आ जाएगा 2x प्लस 7 और 2x प्लस 3, ये आ गया।
ये एक्स और इसमें पावर में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट रूल काम करता है। इसी प्रोडक्ट रूल का एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे कि y इक्वल्स टू साइन एक्स log x। अब एक को मैंने u मान लिया और एक को v मान लिया, तो एक मैं ऐसे ही रखता हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करूँगा, एक तो मैंने ऐसे ही रख लिया, u मैंने ऐसे ही रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, log x क्या होता है 1/x प्लस, अब मैंने दूसरा ऐसे ही रखा, log x मैंने ऐसे ही रख दिया और पहले का क्या डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो sin x का हो गया cos x। तो ये आपका आंसर आ गया डिफ्रेंशिएशन। इस तरह से आपको फिजिक्स में इतना कोई डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डिफ्रेंशिएशन को, आपके नॉर्मल चीज़ें आएगी न्यूमेरिकल्स में। अगर डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो सिंपल सा फंक्शन दिया होगा और उसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। अब अपन एक और तीसरा रूल पढ़ते हैं, अपन कोशेंट रूल। कोशेंट रूल पढ़ते हैं। इसमें आपको किस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, y इक्वल्स टू यू अपॉन वी में, v के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया होगा या फंक्शन दिया हुआ होगा। तो पहले तो प्रोडक्ट रूल लग रहा था, जिसमें तो मल्टीप्लाई में दो आपको टर्म्स दिए हुए हैं और इसमें आपको डिवाइड में दे रखे हैं, भाग में दे रखे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर अपन को करना हो तो इस तरह से करेंगे, हर में अपन लिखेंगे v², ठीक है। इसको ऐसे ही रखेंगे, पहले का यानी कि ऊपर वाले का अंश का अपन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, फिर माइनस, अब पहला तो ऐसे ही रखा था तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और अंश को ऐसे ही रखेंगे, u ऐसे ही रखा, अंश ऐसे ही रखा और dv/dx, ये इसका कोशेंट फॉर्मूला हो गया। जब इस तरह के रूप में आपको क्वेश्चन मिले, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू आपको क्या दिया, sin x अपॉन x प्लस cos x, ये आपको क्वेश्चन दिया, आपको इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, नीचे तो जो है उसका स्क्वायर कर दो, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब नीचे वाला ऐसे ही रखना है, x प्लस कोस एक्स, और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन तो साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स माइनस, अब ऊपर वाला ऐसे ही रखना है साइन एक्स और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, x का हो गया 1 प्लस कोस एक्स का क्या हो गया माइनस का साइन एक्स। तो ये क्या वैल्यू आ गई इसको, x प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे ये है, बस इसको छोड़ दो, कोस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपके डिफ्रेंशिएशन आएंगे, फिजिक्स में आएंगे, ठीक है। आपसे अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा फिजिक्स में एग्जाम में कि इसका डिफ्रेंशिएशन करो, फिजिक्स में नहीं बनेगा, मैथ्स में बन सकता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं बनेगा। आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे इसका जो डिफ्रेंशिएशन के जो एप्लीकेशन है आपकी ज़्यादातर काइनेमेटिक्स में है, यानी कि इससे अगला चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर आपका क्या है 1D मोशन का है, तो इसमें आपका डिफ्रेंशिएशन का यूज़ होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज़ होता है। तो इस तरह से उसमें ये काम आएगा डिफ्रेंशिएशन। अब उसमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा अपन को क्वेश्चन में, तो इसके लिए हमें पहले से पढ़ना पड़ रहा है कि डिफ्रेंशिएशन किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया बेसिक डिफ्रेंशिएशन की, अपन डिफ्रेंशिएशन निकालते कैसे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिफ्रेंशिएशन की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। इसकी दो एप्लीकेशंस है मेनली जो यूज़ होती है जनरली, है ना। एक तो एप्लीकेशन है स्लोप निकालना,
किसी कर्व का, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन है किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना। यानी कि पहला तो क्या है, किसी फंक्शन या कर्व का स्लोप निकालना, पहली एप्लीकेशन तो ये होगी। और दूसरी एप्लीकेशन क्या होगी, मैक्सिमा या मिनिमा। और ये दोनों ही ग्राफिकल एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल मीनिंग या ग्राफिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन की।